हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फिजिक्स पढ़ने के लिए उतने ही आतुर होंगे। आइए दोस्तों, लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि लाइट और वो लाइट क्या क्या करामात दिखाती है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, उसके बारे में ब्रीफली हमने देखा था। इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जाना था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, इस चैप्टर का पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। लाइट क्या होती है, कहाँ से निकलती है, कौन इसका सोर्स होता है। सबसे पहला, सोर्स क्या होता है, सोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। ए सोर्स इज ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट। कि लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकलती है, वो सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सोर्स क्या कहलाएगा, यानी जहां से लाइट निकलती है, एक ऐसा मटेरियल जिससे लाइट निकलती है, वो सोर्स है लाइट का। अब वो लाइट कहाँ कहाँ से निकलती है उसके बारे में जानते हैं। तो लाइट जो निकलती है, लाइट दो तरीके से निकल सकती है। एक तो उस मटेरियल से खुद से लाइट निकलती है, एक उस मटेरियल पर लाइट दूसरे की वजह से गिरती है तो लाइट आ सकती है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। मीन्स जो सोर्स होता है वो दो तरीके का होता है। मैन मेड सोर्स हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है। इस नेचर के अंदर हमें गॉड गिफ्ट मिला है, वो एक ऐसा सोर्स होता है। जैसे सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, हमारे पास इतने सारे सोर्सेज उपलब्ध होते हैं। वहां पर हमने कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाया, ऐसा कोई सोर्स नहीं लगाया जहां पर हमें एनर्जी मिल रही है। वो गॉड गिफ्ट है, वो ऊपर वाले की कुदरत का खेल है। सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन से जो लाइट आ रही है, वो हमारा क्रिएशन नहीं है, वो नेचुरल है। ऐसे ही फिर साइंटिस्ट लोगों ने खुद ने भी बना लिया। नाइट के टाइम में आपको जरूरत पड़ गई कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करनी, तो हमने क्या बना लिया, कैंडल बना ली, हमने लैंप बना लिए, हमने इलेक्ट्रिकल लैंप बना लिए, बल्ब का आविष्कार हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है बल्ब, ट्यूबलाइट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें हैं। तो ये जो मैन मेड है, आजकल एलईडी आने लगी छोटी छोटी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडी आने लगी। तो ये मैन मेड चीजें हैं, जहां पर भी रेडिएशन निकलता है, यानी मेटेरियल से रेडिएशन निकलता है, यदि मैन मेड है तो वो मैन मेड सोर्स कहलाएगा, और नेचुरली है यानी गॉड गिफ्टेड है तो वो नेचुरल सोर्स कहलाएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। अब ये जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ यानी वर्ड में ही अपने आप में इट सेल्फ डिफाइंड। सेल्फ यानी जहां से खुद से लाइट निकलती है, जो खुद से लाइट को इमिट करता है, जैसे स्टार्स, सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैंप, ये खुद लाइट इमिट करते हैं, ये सोर्स है, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है। बट कुछ सोर्स ऐसे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां से लाइट नहीं निकलती है, फिर भी उन वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनसे रोशनी होती है। जैसे आपको मालूम है कि जब रात्रि का समय होता है और रात कभी कभी बहुत अंधेरी रात होती है, कभी कभी चांदनी रात होती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रात, जो रात्रि होती है, कभी चांदनी होती है, कभी रात्रि ऐसी होती है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कहने का मतलब है कि जब चांदनी रात होती है तो चंदा मामा हमारे हमको रोशनी देते हैं, चंदा मामा से रोशनी आती है। उस टाइम पे सूर्य नहीं होता, रात के टाइम पे तो सूर्य होता ही नहीं है। तो चंदा मामा से रोशनी कैसे आई, क्या जो चंद्रमा है वहां पर जो लाइट का सोर्स है, क्या एक चंद्रमा लाइट का सोर्स है? डेफिनेटली है, पर उससे खुद से लाइट नहीं निकलती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाइट उसके ऊपर गिरती है, सूर्य से जो रोशनी आती है वो उसके ऊपर गिरती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचती है। यानी चंद्रमा की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, सिर्फ उस पर रोशनी गिरती है, गिरकर हमारी तरफ वो मोड़ देता है कि मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे इस टाइम पर इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें डर लग रहा होगा रात्रि के समय, तो मैं रोशनी कर देता हूँ। ये चंद्रमा का दायित्व होता है,
वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो दोस्तों सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, कैंडल हो गया, अपना बल्ब हो गया, या फिर आप कह सकते हो स्टार्स हो गए, सन हो गया। बट जिनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, ऐसे सोर्सेज कौन? मून, बाकी सैटेलाइट्स, और ऐसे मेटल्स। आपने देखा होगा जिस थाली में आप खाना खाते हो, जब उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी गिरती है या बल्ब की रोशनी गिरती है, तो वो रोशनी आपकी आंखों में आकर गिरती है। या आप मिरर देख लीजिए, आप मिरर भी एक इस तरह का ही सोर्स है, नॉन ल्यूमिनस। उस मिरर से रोशनी आपकी तरफ आती है, तेज रोशनी आपकी आंखों में गिरती है। क्या मिरर ने खुद ने रोशनी, खुद ऐसा सोर्स है? क्या उसने खुद ने रोशनी बनाई है, लाइट बनाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाइट तो किसी दूसरे सोर्स से आई है, चाहे वो स्टार से आई हो, चाहे वो सन से आई हो, या टॉर्च से आई हो, मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो। बट उसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और रिफ्लेक्ट करने का काम उसने किया है, तो एक सोर्स की भांति कार्य कर रहा है, यानी वह भी एक सोर्स है, और उसका नाम है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है, लाइट उस सोर्स से हमारे पास पहुंचती है, लाइट उस सोर्स से दूसरी जगह पहुंचती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो उसके बीच में वहां पर कुछ मटेरियल आता है, कुछ सब्सटेंस आता है। वो मटेरियल कैसा होता है? उस मटेरियल को बोलते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है दोस्तों? इट इज ए सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस मटेरियल, मटेरियल कोई भी पदार्थ। इट इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो। कहने का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू लाइट पास होना चाहती है। जैसे ग्लास विंडो है, हमारे घर के अंदर हमने ग्लास विंडो लगा रखी है। क्या ग्लास विंडो उस लाइट को रोक लेती है? क्या उस कमरे के अंदर अंधेरा हो जाता है उस ग्लास विंडो की वजह से? नहीं, उससे पार होकर हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे पॉलीथीन, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पॉली पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर रोशनी गिरती है, कागज के ऊपर रोशनी गिरती है। आपने नोटिस किया होगा, आप यदि कागज लगा दो उस सोर्स के सामने, तो आपके पास में उसकी रोशनी आएगी, कम आएगी पर आएगी जरूर। तो कहने का मतलब है हमारे पास ऐसे ऐसे मीडियम होते हैं। कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जहां से लाइट ट्रेवल कर लेती है, कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिनसे लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो मीडियम है ये तीन तरीके का होता है। एक कहलाता है ट्रांसपेरेंट, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पार हो जाती है। ऐसा मीडियम जो लाइट को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट। ए मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ, अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है कि लाइट बहन तुम जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे पानी, वाटर के ऊपर लाइट टॉर्च से गिराई जाती है, तो वो लाइट दूसरी तरफ पहुंच जाती है, उसको पानी नहीं रोक पाता है। कुछ अमाउंट में रोक पाता है, आपको मैं 100% नहीं बता रहा, कुछ अमाउंट में रुकती है, बाकी कुछ पार्ट में चली जाती है। ऐसे ही ग्लास विंडो होती है, तो ग्लास जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहा हूं मैं, कलर्ड ग्लास की बात नहीं कर रहा। ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होते हैं उनसे भी लाइट पास हो जाती है। यानी ऐसे मीडियम जो है, ऐसे मटेरियल्स जो है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाते हैं। अब बारी आती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन से होते हैं? जैसे आपने जो नोटबुक है उसका पेपर, उसका पेज, उस पेज के ऊपर एक तरफ आप लाइट गिराओ तो आपको दूसरी तरफ आपको कुछ लाइट मिलती, कुछ मिलती, ध्यान रखिएगा मैंने वर्ड बोला है, यानी पूरी की पूरी लाइट पार नहीं हो पाती है, यानी कुछ अमाउंट में ही लाइट पार हो पाती है। ऐसे मीडियम को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। आइए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत ही पार हो पाती है। ऐसे पे एग्जांपल पॉलीथीन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की पॉलीथीन आती है हमारे पास, मार्केट के अंदर मिलती है। आप जैसे बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हो, तो वो जो कवर कलर्ड जो पॉलीथीन है, वो कलर्ड पॉलीथीन है, उसके ऊपर भी लाइट गिराते हो तो कुछ अमाउंट में लाइट चली जाती है। और पेपर है, इस तरह के एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट मीडियम के होते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक मीडियम ऐसा होता है
जो लाइट को बिल्कुल भी पार नहीं होने देता अपने आप से। जैसे आपने टॉर्च के आगे लगा दी कोई लकड़ी का गत्ता या टुकड़ा या कोई मेटल सीट, वो लाइट इस मेटल सीट के इधर, जैसे अपने घर की दीवार, एक कमरे के अंदर रोशनी है पर कमरे को पूरा बंद कर दो तो उसके बाहर उसकी लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इट मीन्स वो मीडियम, वो मेटेरियल, स्टोन्स जैसे पत्थर है, सीमेंट है, इससे मिलकर वो बनी है, कंक्रीट जो है उससे मिलकर बनी हुई दीवार भी उस लाइट को अपने थ्रू से पार नहीं होने देती। इट मीन्स वो कैसा मीडियम है, वो ओपेक मीडियम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वैसा मीडियम कैसा कहलाता है, ओपेक मीडियम। तो आइए हमने क्या क्या इसको समराइज करते हैं। 3 मीडियम पढ़े। एक ऐसा मीडियम जो अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो अपने थ्रू लाइट को पास तो होने देता है पर थोड़े अमाउंट में, बाकी भाग वापिस रख लेता है, यानी ऐसे मीडियम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहलाते हैं। ऐसे मीडियम जो अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी नहीं जाने देते, बोले यहीं रुक जा बहन, तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा मैं, आगे खतरा है, आगे टाइगर है। इसलिए वह जो बाउंड्री है जहां पर वो लाइट रुक जाती है, वो बाउंड्री किस मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल को बोलेंगे ओपेक मीडियम। आपको बात क्लियर हुई? आगे बढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट क्या है, रे। आपने काफी बार नाम सुना होगा रे 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 रे। ये क्या होता है रे? रे को हिंदी में बोलते हैं किरण, वैसे रे। रे क्या होता है बेटे? रे जो लाइट ट्रेवल करती है, आप ऐसे तो आप कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसको ये मालूम नहीं है कि लाइट क्या होती है, क्योंकि लाइट तो लाइट है तभी तो आप मेरे को देख पा रहे हो, लाइट है तभी आप कुछ बुक्स पढ़ पा रहे हो, लाइट है तभी इस पूरी दुनिया को देख पा रहे हो। तो लाइट से तो अनभिज्ञ कोई भी विद्यार्थी नहीं है, सीधी सी बात ये। दूसरी बात, लाइट आती है, कहां से आती है? वो अपने सोर्स से आती है। सोर्स दो तरीके के हैं, एक ल्यूमिनस सोर्स, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स, एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स। सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स जो लाइट अपने से निकालता है और अपनी तरफ भेजता है, जैसे स्टार्स, सन, इन कैंडल, लैंप, इनके बारे में हमने बात कर ली। कुछ जो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब ये जो लाइट है कहीं से आती है, यानी सोर्स से आती है, तो सोर्स से अपने पास पहुंचती है तो वो कैसे आती होगी? वो डांस करते करते आती होगी, या वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे मुड़ के चल के आती होगी? कैसे चल के आती होगी? आपके दिमाग में कैसे क्या चल रहा होगा कि वो वहां से सन से जैसे लाइट आ रही है तो हमारे पास कैसे आ रही होगी? उसका रास्ता कैसा होगा? वो किस तरह से आ रही होगी? जैसे आपको यहाँ से कहा जाए कि आपको दूसरे शहर जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आप बस में बैठोगे, एरोप्लेन में बैठोगे, मोटरसाइकिल पर बैठोगे, जैसा भी साधन आपके पास उपलब्ध है उस पर बैठोगे और आप रास्ते रास्ते जाओगे। ऐसे थोड़ी पहाड़ों के ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, खाई के अंदर गिर जाओगे, फिर ऐसे खेतों के अंदर जाओगे, ऐसा थोड़ी जाओगे। ऐसा नहीं जाओगे ना, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप इस तरह की बदमाशियां नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा करने से हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो हमारी जान भी जा सकती है। पहाड़ पे जाओगे, नीचे गिरोगे, मर जाओगे, तो आप दिल्ली कैसे पहुंच पाओगे, मुंबई कैसे पहुंच पाओगे? कहने का मतलब है हम एक ऐसे पाथ को फॉलो करेंगे जहां पर हमें सहूलियत है, जहां पर हमें कम से कम बैरियर को पार करना पड़े। तो ऐसे ही लाइट जो ट्रेवल करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सीधी सीधी चलती है, उसको ऐसे टेढ़े मेढ़े चलने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसे ही हम कहते हैं रे। रे कहते हैं, यानी ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग लाइट ट्रेवल्स। लाइट ट्रेवल करती है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करें, वो स्ट्रेट लाइन पाथ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ को रे कहते हैं। अब ए रे इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोहेड। देखिए ये है इंपॉर्टेंट बात, यानी मैं रे को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? एक एरोहेड के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। एरोहेड यानी दोस्तों इस तरह से हमने एक एरो बनाया और यहाँ पर एक एरोहेड बना दिया। आप सभी जानते हो एरोहेड, आपने ज्योमेट्री में खूब खूब किया इस तरह का काम। ये एक रे, कौन सी रे? लाइट की रे, जो लाइट का एक स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एरो का जो हेड है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये कौन रिप्रेजेंट करता है? एरो हेड रिप्रेजेंट करता है प्यारे विद्यार्थियों। इससे हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है एकदम? चलो, एरो हेड जो है, एरो हेड से हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हेड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर है? एक नई डेफिनेशन आती है, लाइट बीम किसे कहते हैं? देखो बेटे, बीम, बीम यानी पुंज, पुंज यानी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रेज यदि आ जाए तो लार्ज नंबर ऑफ रेज का जो बंडल है उस बंडल को हम क्या कहते हैं? लाइट बीम। ए नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए लाइट बीम। यानी लाइट बीम में क्या होते हैं? एक लार्ज नंबर ऑफ रेज का एक बंडल होता है, उसे हम कहते हैं लाइट बीम। अब एक आती है डेफिनेशन नई, पेंसिल ऑफ लाइट। यदि ये जो रे है, इस रे से हमने क्या बना ली? एक बीम बना ली, यानी हमने एक लार्ज नंबर ऑफ एरो हेड का एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ये होगी बीम, लाइट बीम। इसको क्या बोलूंगा? लाइट बीम। और ये लाइट बीम यदि शार्प होती जाए, ध्यान रखिएगा, ये शार्प होती जाए, शार्प होती जाए तो वो बनाएगी पेंसिल। जैसे जैसे मैं यहां पर बनाना चाहूं, जैसे यहां से बहुत सारी एरो हेड आ रही हैं, यानी रेज आ रही हैं, और वो रेज इस तरह से क्या कर रही हैं? एक अपने बीच में जो सेपरेशन है उसको कम करती जा रही है और एक छोटे से एरिया के अंदर यहाँ पर कंबाइन हो रही है। तो ये कैसी बीम? ये पेंसिल कहलाएगी। और इस पेंसिल का नाम क्या होगा? ये कन्वर्ज कर रही है तो इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट। इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये कन्वर्जेंट पेंसिल है। ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पेंसिल यानी यहां से इस तरह से, ये डाइवर्ज करनी यानी फैलना, कन्वर्ज यानी सिकुड़ना, एक बिंदु पर जाकर पॉइंटेड होना, और डाइवर्जेंट का मीन्स फैलना एक तरह। तो ये फैल रही है, ये कौन सी पेंसिल हो जाएगी? ये डाइवर्जेंट पेंसिल। और एक होती है पैरेलल बीम, पैरेलल पेंसिल। पैरेलल में आपको मालूम ही है कि इस तरह से पैरेलल रहती है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल पेंसिल हो जाएंगी। तो इसे पैरेलल पेंसिल कहेंगे। ये डाइवर्जेंट पेंसिल है और ये कन्वर्जेंट पेंसिल है। आपको बात क्लियर होगी? पेंसिल क्या होती है? पेंसिल वो होती है जब जो लाइट बीम होती है वो शार्प हो जाती है, बहुत स्मॉल एरिया में आ जाती है, यानी बहुत बारीक एरिया के अंदर आ जाए तो उसे हम पेंसिल बोलते हैं। और पेंसिल तीन तरीके की होती है, कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल और पैरेलल बीम। और कन्वर्जेंट के अंदर कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज यानी बहुत फैली हुई थी और उसको हमने एक पॉइंट की तरफ पॉइंटेड कर दिया, यानी ये कन्वर्जेंट पेंसिल। ये फैल गई तो ये डाइवर्जेंट पेंसिल। और पैरेलल है तो पैरेलल पेंसिल। और बीम क्या होती है? बीम में बहुत सारी नंबर ऑफ क्या होते हैं? रेज होती हैं, उनको हम कंबाइन कर देते हैं तो एक बीम फॉर्म होती है। जैसे हमारे पास आपके जैसे गाड़ी है, गाड़ी की हेडलाइट है, हेडलाइट से हमारे पास क्या आती है? रे आती है, बीम आती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा आप। गाड़ी की हेडलाइट है, टॉर्च है, इससे क्या आती है? बीम आती है या रे आती है? वहां पर लार्ज नंबर ऑफ रेज है दोस्तों, उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको बोलते हैं बीम। और आजकल आपने नाम सुना होगा, जो महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं उसमें जो जो हेडलाइट्स आती हैं वो हाई बीम लाइट आती, हाई बीम, ध्यान रखिएगा। वो बीम तो होती है, फिर भी वहां पर लार्ज नंबर ऑफ एरेज है, लार्ज नंबर ऑफ रेज है, इसलिए उसको हाई बीम हेडलाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्लियर होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट है, अब मेन टॉपिक शुरू होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया कि लाइट सोर्स क्या होता है, सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, और रे क्या होती है, और बीम क्या होती है, पेंसिल क्या होती है, इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से जान लिए। आइए हम जानते हैं अब लाइट के फिनोमिना, लाइट की करामात क्या क्या है, क्या क्या फिनोमिना हमें दिखाती है। तो सबसे पहला फिनोमिना, सबसे शानदार फिनोमिना और सबसे धाकड़ फिनोमिना, इसे मैं क्या कहूँ दोस्तों, क्योंकि ये फिनोमिना यदि लाइट हमें प्रदर्शित नहीं करे, ये हमें लाइट इस तरह के फिनोमिना नहीं दिखलाए, तो ये समझ लो दुनिया हमारे लिए क्या होती है? दुनिया गोल मटोल होती, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा बात पे।
यदि ये फिनोमिना नहीं होता तो हमें इस दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, ये किसकी वजह से दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। आइए दोस्तों, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, पहले इसको डिफाइन कर लेता हूं, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूं। It is a phenomena. It is a phenomena of bouncing back of light in अलग है, in the same medium after striking the interface between two medium। कहने का मतलब है, ये कहता है कि सपोज मैंने यहाँ पर एक मीडियम रख दिया है और यहाँ से एक मैं सिंगल रे लेके आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रे को दोस्तों मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एरो हेड से। यानी रे इधर से आ रही है, तो आ रही है तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इंसिडेंट। इंसिडेंट ये यहां से आई, ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है इंटरफेस। यहां पर एक मीडियम दूसरा है, यहां पर मीडियम दूसरा है, दो अलग अलग मीडियम है। एक मीडियम दूसरे मीडियम, दोनों एक दूसरे के बीच में जब दोनों जहां पर मिलते हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि इधर हवा है और इधर पानी है ना, तालाब है, तालाब पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो वाटर की जो सरफेस है, ये है सरफेस जो है वो एक इंटरफेस का काम करती है। यानी एयर और वाटर के बीच में जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को मैं बोल रहा हूं इंटरफेस। अब ये लाइट रे इस वाटर के ऊपर इंटरफेस पे गिरती है, ध्यान रखिएगा, इंटरफेस ऊपरी सरफेस पे गिरती है, अंदर नहीं जाती है, ऊपरी सरफेस पे गिरती है। तो यहां पर होता क्या है, ये वापस मुड़ जाती है। हवा में आई, हवा से आई, हवा में ही वापस चलेगी, क्योंकि इसकी दोस्ती थी हवा में ही। ये पानी में जाना पसंद नहीं करती है, इसे आपकी तरह पानी में जाने से डर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ये लाइट इधर आई और इधर चलेगी। चलने वाली को मैंने क्या बोल देता हूं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे जब गिरती है, यानी एक रे एक इंटरफेस पे गिरती है, दो मीडियम के बीच का जो इंटरफेस है वहां पर गिरती है, तो वो वहां से वापस मुड़ जाती है। इस वापस मुड़ने की घटना को, यानी देखो, ए फिनोमिना इन विच लाइट रे बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, हवा की हवा में ही मुड़ गई है ना, हवा से हवा में ही मुड़ गई। जब वो इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है तो हवा से हवा में मुड़ गई, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अच्छी बात, ये लाइट रे यहाँ से आई और ये वापस इधर मुड़ गई। सपोज आपकी आंख यहाँ पर थी, तो आपकी आंख ने क्या किया? आपकी आंख ने यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाया, इमेज बनाई जो आपको दिखी। आपको दिखी तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है? पानी है सर, पानी है, आज ब्लू है, पानी है, पानी है। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल बने हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, पेड़, पानी, पहाड़, पक्षी, जानवर, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जो पढ़ रहे हो आप, ये अक्सर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसका खेल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से मुड़कर चली गई, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये कैसा दिखता है, इसका हुलिया कैसा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रे लेके जाती है। यानी जो थ्रू रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी है किसके बारे में? उस ऑब्जेक्ट के बारे में, कि उसका हुलिया कैसा है, उसकी इमेज कैसी बनती है। यानी इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख पाते हैं वो किस फिनोमिना पर आधारित है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो तो आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो दोस्तों, रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? यदि लाइट रे आई
और वो मुड़कर चलेगी। ये काम तो रिफ्लेक्शन का है। तो उससे पहले रेगुलर वर्ड मैंने क्यों यूज कर दिया, यहाँ पर इरेगुलर क्यों कर दिया, आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अच्छी तरीके से बता देता हूं, जिससे आपको आनंद आ जाए और इसको पढ़ने में मजा आ जाए। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चलो आपको मैं बताता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इधर बतला देता हूं आपको इरेगुलर या डिफ्यूज। क्या हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो रेगुलर है या इरेगुलर है। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात यह है कि ये जो सरफेस है, सपोज यहाँ पर क्या है, पानी है और यहाँ पर हवा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मीडियम 1, ये हमारा नाम है मीडियम 2। यहां से एक लाइट रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इसके पैरेलल एक लाइट रे आई, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। गौर करिएगा बात पर, एक लाइट रे इधर से आई और वो इधर चली गई। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या यहां बदल रही है। मीन्स ये जो इंसिडेंट रे है, इसे इंसिडेंट बोल रहा है ना, तो ये कैसी है, पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट रे। पैरेलल इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो आप यहां पर भी गौर करिएगा, क्या यहां पर डिस्टेंस बदल रही है, यहां पर चेंज हो रही है क्या दूर डिस्टेंस के साथ। जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या उसके बीच में कोई डिस्टेंस चेंज हो रही है। मीन्स ये जो है इसमें कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ये भी कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड। यदि यदि गौर करिएगा बात पे, यदि ये सरफेस कैसी हो, पॉलिश्ड हो, यानी ये सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड, पॉलिश की हुई है, एकदम चिकनी और स्मूथ सरफेस है, ध्यान रखें, जहां पर गड्ढे वड्ढे कुछ भी नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है, पॉलिश की हुई है, तो यहां पर बिल्कुल भी कोई गड्ढा नहीं है। तो लाइट रे आई तो ये पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल ही जाएगी। यानी ऐसे रिफ्लेक्शन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इफ सरफेस मीन्स इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया is polished and very smooth, then the parallel incident ray will reflect parallelly to each other। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये इसकी खासियत है, ठीक है। अब इसको इरेगुलर बनाते हैं यानी डिफ्यूज बनाते हैं। हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जिसमें गड्ढे हैं, इस तरह से, इस तरह से गड्ढे उड्ढे हैं, यहां पर भी गड्ढे हैं, ये समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा रफ सरफेस। ये कैसी सरफेस है, रफ, ठीक है। यहां पर रे इंसिडेंट हुई, यहां पर हुई, तो ये किधर जाएगी, ये इसका एक नॉर्मल होता है, तो ये इधर जाएगी, ये इधर आई तो इधर चलेगी, यहां वाली आई तो ये इधर चली जाएगी, और यहां पर आई तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इधर जाएगी।
अब देखो आप, मजे वाली बात देखिए, ये इंसिडेंट है, पैरेलल इंसिडेंट रे है, पर रिफ्लेक्टेड कौन कौन सी है, ये तीनों कैसी है, रिफ्लेक्टेड है। क्या रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, पैरेलल किसी हाल में नहीं है, दोनों के तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। यानी इंसिडेंट रे पैरेलल है, फिर भी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल कभी भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा है, डिफ्यूज है, इररेगुलर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने कैसे किया कि ये वाली रे तो इधर मुड़ गई, ये वाली रे इधर मुड़ गई, और ये वाली रे इधर मुड़ गई। आइए इसका राज बतलाता हूं। देखो, रिफ्लेक्शन को और डिटेल से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन देखो, ये कहता है कि इधर मीडियम 1, ये मीडियम 2 बोल दो, ये मीडियम 1 बोल दो, ये है हमारा इंटरफेस। यहां पर रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते हो ना आप, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। ये मैंने एक लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, इस वाली सरफेस पर, ठीक है, इस वाली सरफेस में मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसे मैं बोलूंगा नॉर्मल। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल। इसे क्या बोलते हो, इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में डिटेल से। एंगल आई जो है वो है इंसिडेंट एंगल, एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, एंगल आर है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो एंगल है हमेशा किससे बनता है, नॉर्मल से बनता है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये तो रही बात खासियत किसकी, रिफ्लेक्शन की डिटेल से। अब हम जानते हैं जो मैंने पहले क्या किया। देखो यहां पर क्या किया मैंने, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक रूल ये भी है कि एंगल आई हमेशा हमेशा के लिए एंगल आर के इक्वल होगा। यानी इस नॉर्मल से जितना एंगल ये बनाया ना, उतना ही ये बनाना पड़ेगा आपको, तभी ये रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखो यहां पर बनाइए, जितने एंगल से इंसिडेंट इतने से रिफ्लेक्ट कर दिया, जितने से, अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, जितने से इंसिडेंट उतने से ही रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, जितने से इंसिडेंट उतने से मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहां देखिएगा, यहां ये ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो मैंने क्या किया, ऐसी सरफेस का मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। जितना एंगल इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड, जितना एंगल इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड। अब देखो यहां पर देखिए, सरफेस कैसी है, ऐसी, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा। जितना एंगल इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड। ये आई है, ये आर है। तो ये बताओ जाने वाली रे इधर जाएगी कि इधर जाएगी, समझ गए ना आप। नॉर्मल से जितना एंगल ये बना रही ना, उतना एंगल ये इधर बनाएगा, ध्यान रखना। ऐसे यहां पर देखिए, एसी सरफेस है तो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, तो एसी सरफेस का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इससे जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही ये बनाएगा। मैंने लाइन से ढंग से ड्रॉ नहीं की, तो अब जितना एंगल ये बना रहा उतना ही ये बना रहा, तो ये इधर जाएगी। कहने का मतलब है डिफ्यूज रे जो है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर जो सरफेस है, इंटरफेस है, वो उबड़ खाबड़ है, रफ है। रफ होने के कारण
वहाँ पर कुछ जगह गड्ढे हैं, कुछ जगह ऊंचाई है, इस तरह से हाइट एंड वैलीज मिलती है। उसकी वजह से वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर कहलाता है, इस तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दुनिया में जितने भी मटेरियल है उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है? ये आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन है। बेटा, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे 100% रिफ्लेक्शन हो। 100% रिफ्लेक्शन यानी एकदम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस बनाना बहुत ही मुश्किल है, वहां पर भी गड्ढे जरूर मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे घर के अंदर जो थाली है जिसमें हम खाना खाते हैं वो तो बिल्कुल चिकनी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। ये आपका वहम है, वहम। इसे निकालो, बाहर निकालो, क्योंकि आप सिर्फ अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो। जैसे जैसे आप आगे की पढ़ाई करोगे बेटा, जब इस थाली की पिक्चर लोगे माइक्रोस्कोप की मदद से, तो आपको इतने सारे गड्ढे दिखेंगे जैसे हम एरोप्लेन में बैठकर पहाड़ देखते हैं। पहाड़, वैलीज, समतल, फिर समतल तो कुछ होता ही नहीं है, वहां पर भी बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है प्लेन और स्मूथ सरफेस तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ हर जगह आपको क्या मिलेगा? स्मूथ सरफेस मिलेगा। तो नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मली आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। पर हम स्टडी के पर्पज से हम हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जबकि वास्तविकता में दैनिक जीवन में जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो ऐसा ना होकर कैसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके बारे में और आगे से डिटेल में, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, मिरर से, प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज बनती है, और फिर हम स्पेरिकल मिरर से किस प्रकार इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। इसको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जय हिंद साथियों।